जब देश में कोरोना काल था, पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, कोई भाई भाई की मदद करने को तैयार नहीं था। उन परिस्थितियों में अपना घर छोड़कर जान की परवाह किए बिना सतना की गलियों गलियों में घूमकर लोगों को मदद करने वाले, मजलूमों की मदद करने वाले, सड़क पर बेसहारा खड़े लोगों की मदद करने वाले और भी युवा साथियों का मान बढ़ाने वाले, उनका आत्मसम्मान रखने वाले, हर वर्ग की चिंता करने वाले एक ऐसे युवा नेता आज हमारे साथ में हैं जिन्होंने शिव से नाराज होकर शिवा ने हाथी पर सवारी कर ली है। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं पंडित रत्नाकर चतुर्वेदी की। पहले तो बंसल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप 2 बार भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे, इसके बाद पार्टी ने आपको संगठन में भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और बहुत तन्मयता के साथ आप काम कर रहे थे, क्या ऐसी वजह थी? क्योंकि मुझे जितना मालूम है आपके बारे में, आपका पूरा परिवार ही समाज सेवा के लिए एक मिसाल के तौर पर, चाहे वो आपके बाबा हों, चाहे वो आपके पिताजी हों, जाना जाते हैं। जी देखिए, मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत डिग्री कॉलेज से हुई और उस समय मैं सेकेंड ईयर में था। फर्स्ट ईयर में मैं जब डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे 1 साल में लगा कि वास्तव में अभी कॉलेज की जो पढ़ाई है, जो वहाँ का तौर तरीका है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत चरमराई हुई हैं। और उसी समय से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इन छात्रों के लिए कुछ कर पाऊँ तो हो सकता है कि मैं अपने दादाजी के और पिताजी के बताए हुए रास्ते में चलूँ। इसी सब को सोचते हुए भैया मैं सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ गया था। जब मैं सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे समझाया कि आपने बचपना किया, आप उम्र में अभी बहुत कम है, कोई भी चुनाव लड़ता है तो फाइनल में लड़ता है, और आप सेकेंड ईयर में लड़ गए हैं तो कैसे हो पाएगा। तो मैंने उनको बोला कि देखो, मैं तो भगवान का नाम लेके, और मेरे अंदर एक यही धारणा थी कि किस तरह डिग्री कॉलेज का अपन और उद्धार कर सके, कि जो कि हमारे वास्तव में पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको क्या सुविधा हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके सबके लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार आगे आने की ज़रूरत थी। यही सोच के साथ मैं कॉमर्स में था और सेकेंड ईयर में डिग्री कॉलेज का चुनाव लड़ गया। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की कृपा रही, क्योंकि मैं वास्तव में किसी लालच से चुनाव नहीं लड़ा था। और ABVP NOCI ने भी मुझे बहुत छोटा मान लिया था, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी मुझे नहीं बनाया था, और मैं था भी छोटा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा थी कि जब आप कोई काम बिना लालच के करो तो ऊपर वाले का भी साथ मिलता है, ये मैंने अनुभव किया है। नियत अच्छी हो तो नियत ही साथ देती है। तो चुनाव लड़ा, और फिर ना मैंने ABVP से चुनाव लड़ा, ना NOCI से, एक अलग ही निर्दलीय चुनाव लड़के। और ऊपर वाले की कृपा देखिए कि मैं चुनाव तो निर्दलीय लड़ा, लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन भगवान ने ऐसा कुछ भाग्य सौभाग्य बना दिया कि निर्दलीय होते होते मैं निर्विरोध भी हो गया। मतलब ये मध्य प्रदेश का इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था कि कोई सेकेंड ईयर का लड़का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा हो, पहला इतिहास। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे में क्या दम है। दूसरा मेरा ये इतिहास रहा कि कॉलेज के चुनाव कभी निर्विरोध नहीं होते, लेकिन जनता का और हमारे जो युवा साथी थे उनका इतना प्रेम आखिरी में मिला कि वो चुनाव में निर्विरोध जीत गया। निर्विरोध जीता, उसके बाद कॉलेज के बाद अपन ने MCOM किया, और MCOM के बाद ये सोच आई कि अब हमको समाज सेवा के लिए राजनीति में जुड़ना है। भाजपा की सरकार थी और भाजपा की रीति नीति मुझे बहुत अच्छी लगी उस समय। इसी उद्देश्य से मैंने भाजपा को ज्वाइन भी किया था, और भाजपा में मैंने लगभग 15-16 साल काम किया है। और देखिए, मैं ये चीज़ एक आध जगह और कहा कि अगर आप कहीं 15 साल किसी के यहाँ काम कर लें तो उसके यहाँ से नौकरी छोड़ने में आपको बड़ा कष्ट होता है, भावनात्मक लगाव हो जाता है। हाँ, इसी तरह मेरा बड़ा भाजपा से लगाव था, और मैं भाजपा में 15 साल रहकर जो काम किया, उसकी रीति नीति में काम किया, और लगातार भाजपा जो है अपने रीति नीति से अलग होती जा रही थी। कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा था। लेकिन चूंकि देखिए, 15 साल अगर आप कहीं काम कर लेंगे तो उस पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब आपका
किसी चीज़ से मन हट जाएगा, मन फट जाएगा, तो आप क्या करोगे उस समय। अब मैं ये देखता जा रहा था कि भाजपा लगातार हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं का खुद ही समाप्त कर देती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि उसकी सरकार कैसे बरकरार रहे। आज आप बताइए, भाजपा के जो हमारे मुखिया हैं वो कहते हैं कि हम किसान पुत्र हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों के पास तो डाटा है कि आज सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है तो मध्य प्रदेश में कर रहा है। तो ये सब देखते हुए बड़ा दुख लगता है और कहीं ना कहीं कभी कभी ये लगता है कि यार ये 15 साल मैंने क्यों खराब कर दिए। तो आप जाहिर सी बात है कि कोई जाति और समाज और ये देख के तो आपने मदद नहीं करी होगी, आपने एक मानव सेवा के तौर पे ही उनकी सेवा करी और उनके काम किए, और अब आप राजनीति में हैं जो कि मानव सेवा का एक अभिन्न साधन है। तो राजनीति में आप आए हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी हैं। ऐसे में आपकी योजना क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या आप भी दलगत राजनीति, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य कहा जाता है विंध्य, और विंध्य की सतना सीट तो ऐसी है कि सुखलाल कुशवाहा जी जैसे लोगों ने अर्जुन सिंह जैसे पराक्रमी को भी हराया था चुनाव में। तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या भावना है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं कि वास्तव में सर्वाधिक यहाँ ब्राह्मण वोट हैं और लगभग 65,000 के करीब ब्राह्मण वोट हैं, बाकी अन्य जाति के भी वोट हैं। अब देखिए, ये समाज वालों को भी समझना होगा और हमारे जो सामान्य वर्ग से लोग आते हैं उनको समझना होगा। आज आप देखेंगे तो हर जाति अपने जाति के लिए इकट्ठा होती है, कोई ये बोलने वाली बात नहीं है। और अगर आप किसी भी जाति की बात कर लें, पटेल की समाज की बात कर लें, कुशवाहा समाज की बात कर लें, तो भले उनका आपस में मनमुटाव रहेगा, लेकिन अगर उनके जाति विशेष का कोई चुनाव लड़ रहा है, तो अगर वो व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है तो वो बॉम्बे से अपना पैसा लगा के और यहाँ आके वोट डालेगा। हाँ, अगर वो पटेल समाज का है, कुशवाहा समाज का है या उनका है। अब देखिए, सत्य बात है कि कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे मन में भी ये है कि सर्वाधिक यहाँ ब्राह्मण समाज की वोटें हैं, और कहीं ना कहीं जो मन में विश्वास और ताकत पैदा करने वाली चीज़ है वो यही है कि जो मैंने मेहनत की है वो तो मैंने सर्व समाज के लिए की है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज को अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, वैसे भी जब से हमारे माननीय गणेश सिंह जी सांसद बने तो उन्होंने किसी ब्राह्मण चेहरे को ऊपर बढ़ने नहीं दिया। आप देखिए, मैहर से नारायण त्रिपाठी, अगर उस समय वो भाजपा नहीं ज्वाइन करते तो निश्चित रूप से वो चुनाव उस समय हार गए होते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नारायण त्रिपाठी जी के कारण मैं चुनाव जीत गया, तब कि उसके बदले में उन्होंने नारायण त्रिपाठी जी का विरोध किया। शंकर लाल तिवारी की भूमिका कहाँ देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी टिकट काटा है, 3 बार के वो भी विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरा थे, उनका क्या स्टैंड होगा? देखिए, पिछले बार भी मैंने टिकट मांगी थी और इसके पहले मेरे पिताजी ने भी मांगी थी अमरपाटन से। पिछले बार वहाँ से टिकट पिताजी की हमारी कट गई, कोई नाराज़गी नहीं। इसके बाद मैंने टिकट मांगी थी, उन्होंने शंकर लाल जी को दे दी। शंकर लाल जी का देखिए हक बनता था, वो 2 बार के विधायक थे, हो सकता है उनकी जगह मैं 2 बार का विधायक होता तो मैं भी मांगता। सबका अपना अपना वो होता है, महत्वाकांक्षा है। शंकर लाल जी को टिकट मिली पिछली बार, हम लोग से जितनी मदद हो सकी हम लोगों ने शंकर लाल जी की। शंकर लाल जी की देखिए, इस बार भी अगर शंकर लाल जी को टिकट मिलती तो हम लोग पार्टी नहीं छोड़ते, उनके साथ लगते। इस बार भी अगर धर्मेंद्र सिंह बराज को टिकट मिलती तो हम लोग उनके साथ लगते। इस बार भी अगर नारायण त्रिपाठी को टिकट मिलती तो हम लोग उसके साथ लगते। आज आप बताइए, सांसद की जो कुर्सी है उसमें रुमाल रख के लड़ा जा रहा कि जैसे अपन कहीं किसी कार्यक्रम में जाएं और अपने बगल वाला कहे भैया कुर्सी देखना मैं आ रहा हूं, तो अपन एक रुमाल रख देते कि भाई हमारी कुर्सी। तो आज सांसद की कुर्सी में रुमाल रख के सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का प्रभाव जो है, जी, नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। उनका ये मानना है कि आज हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हम जीत जाएंगे, उनका जो सोच है, और उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने बेटे को यहाँ उतारना चाहेंगे। आप देखें, आज तक उनके बेटे के द्वारा कोई बड़े कार्यक्रम नहीं हुए, इसी बार इतने बड़े कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? उत्तराधिकारी तैयार किया जा रहा है इस चुनाव के माध्यम से।
बिल्कुल किया जा रहा है, और वो भी हाईटेक उत्तराधिकारी। देखिए, उनके बालक अगर समाज के बीच रह के और जनता के बीच रह के काम किए होते, गरीबों की मदद किए होते, कोरोना काल में निकले होते, लोगों को हॉस्पिटल हो, थाना हो, कुछ भी हो, कहीं भी मदद किए होते, उसके बाद वो उतारते, उनको तो उतना बुरा नहीं लगता। बुरा इस बात का लगता है कि उन्होंने जीवन भर दिल्ली की राजनीति की, नड्डा जी के साथ, लड़कों के साथ रह के पूरा अपना जीवन बिताया, और आज जब चुनाव आ गया तो आप यहाँ आके गरबा करवा रहे हो, आप यहाँ आके रोजगार सम्मेलन करा रहे हो। ये सम्मेलन तो आप 4 साल 5 साल पहले भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज आप देखिए तो उनके लड़के लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं, जिससे साफ समझ में आता है कि अभी वो सांसदी की कुर्सी में रुमाल रख दिए हैं कि भाई अभी ये कुर्सी हमारी है ही है, हम विधानसभा लड़ लें, और विधानसभा के बाद फिर हम सांसदी लड़ेंगे और अपने लड़के को विधानसभा में बैठा देंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं शिवाजी, और बात करते हैं आपके राजनीतिक जीवन की। और कई पड़ाव आए होंगे आपके जीवन में। कभी पिताजी ने कहा कि शिवा कैरियर पे ध्यान दो या राजनीति मत करो, या कभी पत्नी ने कहा हो अरे क्या दिन भर कोरोना काल में जब आप घर से निकल रहे होंगे तो बोली होंगी अरे भैया जान का जोखिम में काहे जा रहे हो, कि कहा नहीं जाइए, जीवन है, दूसरों के भी काम आना चाहिए, बिल्कुल करिए। ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सत्य बात है, आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता के कारण हूँ। भगवान ऐसे माता पिता सबको दें। और पिताजी ने कभी भी, मैंने गरीबों की मदद की होगी या बेसहारों का मैंने कहीं भी सहायता की होगी, तो उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। हाँ, ये ज़रूर है, जब कोरोना में मैं अगर बाहर निकलता था और धोखे से भी किट नहीं पहना रहता था, तो पहले वो ये टोकते थे मुझे कि बेटा किट पहन लो, ठीक है। जान तो हलक पे ही रहती रही होगी सबकी आपके। बिल्कुल बिल्कुल हलक पे रहती। आप कितनी बार पॉजिटिव हुए उस दौरान, क्योंकि लंबा समय था और आपने बहुत सेवा करी सतना के लोगों की। अब ये सतना के लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे, अगर वो थैंकलेस नहीं है तो उन्हें समझना चाहिए कि सेवा किसने की, और वो भी निस्वार्थ सेवा। जी देखिए, वैसे तो मैं पॉजिटिव वैसे तो नहीं हुआ, बीच में ज़रूर थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं बीमार हूँ, और उस समय मैं थोड़ा सा घर पे बीमार पड़ा। लेकिन भगवान की क्या कृपा रही क्या नहीं रही मैं नहीं जानता। मैं तो पॉजिटिव होने के आसार थे, लेकिन जब मैंने चेक कराया तो नहीं था। उसी समय चूँकि मेरा अंदर बाहर जाना रहता था, और एक पिताजी से जिससे मैं बहुत नज़दीकियों से बात करता था, दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं अपने यहाँ गेस्ट रूम में सोता था, क्योंकि मैं दिन भर घूमता था, तो मुझे डर लगा रहता था कि बच्चों के साथ सोएं तो कहीं उनको कुछ हो ना जाए। जी, और ये भी सत्य बात है कि जब जाता था तो पिताजी का आशीर्वाद लेके ही जाता था। तो उस बीच ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे तो इतना वो नहीं हुआ। हाँ, पिताजी मेरे उस समय पॉजिटिव हुए थे, और जब वो पॉजिटिव हुए तो हम लोग उनको इंदौर लेके गए, और इंदौर में भी पॉजिटिव हुए। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास था कि मैं लोगों के लिए सेवा जो किया हूँ, तो उन लोगों की दुआएं आज मेरे साथ हैं। और उसके बाद हम लोग पिताजी को लगभग 28 दिन तक इंदौर में एडमिट किए थे, और उसके बाद वो निगेटिव हुए, और भगवान की कृपा से हम लोग उनको लेके आए। जैसा कि आपने पूछा कि जब मैं निकलता था तो माता पिता का, वाइफ का क्या वो रहता था, तो देखिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी माता खुद, जो मैं खाना बांटता था, तो मेरी माता हो गई, मेरी वाइफ हो गई, और अगल बगल के जो मेरे मोहल्ले के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ये सब एक साथ होकर, और सब एक पिकनिक टाइप में बैठकर, और चूल्हे में पूड़ी बनाना और सब्जी बनाना, फिर उसको पैक करना, और फिर उसके बाद एक समय से उनको देना। कभी कभार अगर मान लीजिए खाना लेट हो गया तो पिताजी का फ़ोन मेरे पास आ जाता था कि 9 बज रहा है, खाना नहीं गया। लोगों घर में अगर खाना बन जाएगा तो फिर क्या मतलब है, या लोग कहीं यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर लेंगे तो क्या मतलब है। तो उस समय देखिए उनका बड़ा योगदान रहा। रही राजनीति की बात, आपने बीच में अभी पूछा, तो देखिए बिन परिवार के सपोर्ट के तो राजनीति संभव ही नहीं थी। आज ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि मैंने मेहनत तो की, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मैंने जन सेवा की, और उसमें मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। अब रही जैसे आपने अभी बात की कि पिताजी ने कभी राजनीति में क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, क्या मना किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं डिग्री कॉलेज का चुनाव सेकेंड ईयर में लड़ा तो वास्तविकता थी कि मेरे पिताजी मुझे मना किए कि नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे।
तो उस समय मैं फिर अपने बड़े पिताजी के पास गया और बड़े पिताजी से मैंने कहा कि बड़े पिताजी से मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पापा मना कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा चुनाव जीत जाओगे? तो मैं कहा बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जीत जाऊँगा। और उनके फिर चूँकि पिताजी और बड़े पिताजी की हम लोगों ने तो हमेशा राम लक्ष्मण की जोड़ी देखी है, तो फिर बड़े पिताजी ने हमारे पिताजी को बोला कि नहीं, जब वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको लड़ने दो, जो होगा देखेंगे। भगवान की कृपा से चुनाव लड़े, निर्दलीय जीते, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा चुनाव बस ऑनर्स का लड़ा। बस ऑनर्स के चुनाव में भी हमारे पिताजी राजी नहीं हुए थे, तो उस समय भी फिर मैंने बड़े पिताजी का सहारा लिया। बड़े पिताजी हनुमान की भूमिका में हैं आपके? हाँ, हनुमान की भूमिका निभाते थे और हमारे घर के लिए वो हुक्म के इक्के थे कि मतलब अगर उनका जो भी हुक्म हो जाएगा वो सर्वमान्य होता है। तो बस का चुनाव भी हमारे पिताजी ने मुझे लड़ने को मना किया, लेकिन बाद में मैं बड़े पिताजी के पास गया, उनको बहुत मनाया। आखिरी में उन्होंने यही पूछा कि शिवा, बहुत छोटा चुनाव है, अगर तुम हार जाओगे तो सब समाप्त हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि पापा जी, कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों से हो चुकी है कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो सब खत्म हो जाएगा जी। तो फिर बड़े पिताजी का बड़ा सहयोग मिला मुझे उस समय, और उन्होंने फिर पिताजी को बोला और कहा कि चुनाव लड़ने दो, बाकी जो होगा हम देखेंगे। तो ऐसे दो ही ऐसे चुनाव थे जिसमें पिताजी ने थोड़ा मुझे रोका। अब वो इसलिए रोका कि उनको कहीं डर था कि चुनाव थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा भविष्य पड़ा है, लेकिन उस समय ऊपर वाले का आशीर्वाद था और भगवान की कृपा थी। तो दोनों चुनाव में बड़े पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा और बहुत आशीर्वाद रहा, और कहीं ना कहीं आज मैं इस स्थिति और आज यहाँ तक हूँ तो इन्हीं चुनावों के कारण हूँ और जनसेवा के कारण। अभी कैसा माहौल है? आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है? उन गलियों में भी आप जाते होंगे जहां आपने जनसेवा भी करी है, वहां से भी गुजरते होंगे, वो लोग भी आपसे मिलते होंगे जिनकी आपने मदद करी है, तो कैसा माहौल मिल रहा है आपको? कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, माहौल तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा। जैसे कल मैं डगडीहा में था, कुआं में था, मॉडल हाउस में था, और ऐसी कई जगह मैं गया। तो कई जगह तो घर की औरतें जब ये सुनती थी, क्योंकि मैंने इस सब जगह सैनिटाइज भी किया है, तो लोग वो वहाँ के लोग बताएं कि यह है भैया यहाँ जो सैनिटाइज करते थे वहाँ की अपनी भाषा में। तो वो औरतें घर के बाहर आ जाती थी निकलने की, अरे यार हम देखें कौन है कौन है कौन है। और उसके कारण बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा मतलब युवाओं का और वरिष्ठों का तो मिल ही रहा है। सबसे बड़ा आशीर्वाद ऊपर वाले की यह कृपा है कि मुझे माताओं और बहनों का भी बहुत प्रेम मिल रहा, बहुत आशीर्वाद मिल रहा, जो कि मेरा विश्वास और मजबूत करता जा रहा है। मुझे लगता है कि सतना विधानसभा में अभी जब तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें से आज तक के प्रत्याशियों की मैं बहुत कंफर्म तो नहीं हूं, पर ये मेरा ऐसा अंदाजा है कि आप सबसे कम उम्र के प्रत्याशी होंगे किसी राजनीतिक दल से। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ। और देखिए, वास्तविकता ये है कि इंसान हो या भगवान, अगर उसने इतिहास रचा है तो युवा पीढ़ी में ही रचा है। आज से अब 20 साल बाद हमको कोई चुनाव लड़ाएगा तो हम कितना दौड़ पाएंगे? तो आज हमारी दौड़ने की उम्र है, जज्बा है, साथ है, संयोग है जी। और एक ललक है कि हमारा सतना स्मार्ट सिटी कहलाते हुए भी इन 20 साल में 50 साल पीछे हो गया। आपको मालूम होगा कि सतना स्मार्ट सिटी पहले कहलाया और इंदौर बाद में कहलाया, लेकिन आज आप इंदौर की हालत देख लें, बगल में आप रीवा की हालत देख लें, और आज हमारे सतना की हालत देख लें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ विजन वाले नेता नहीं पैदा हुए। हाँ, कुछ नेता पैदा हुए, कुछ ऐसे महापौर हुए जिन्होंने विकास किया। जैसे अगर आप ठीक है, आज पुष्कर सिंह जी कांग्रेस में हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब तक महापौर थे तो मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई विकास किया होगा। जनता आपको जनादेश देती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, सतना का विधायक आपको बनाती है, तो आप सतना की जनता के लिए वो 5 सालों में कौन से काम करेंगे जो आपकी प्राथमिकता में है कि आपने सबसे पहले तय कर रखा है कि सतना की जनता के लिए मैं ये काम करूंगा? सबसे पहला काम युवाओं की बेरोजगारी में किया जाएगा, और वो इसलिए किया जाएगा कि आज हमारे सतना में कम से कम 7-8 5-6 फैक्ट्रियां हैं,
और उन फैक्ट्रियों में अगर आप देखें तो हमारे सतना के युवाओं को मौका नहीं दिया जाता। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जब कोई सांसद विधायक बनता है तो उनके यहाँ फॉर्च्यूनर पहुंच जाती है, स्कॉर्पियो पहुंच जाती है, 4 ठो माइन्स मिल जाती है, 50 ठो काम मिल जाते हैं, तो नेता आ जाता है दबाव में और बाद में वो फैक्ट्री से कुछ बोलने योग्य रहता नहीं। मैं ये वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से अगर मैं विधायक बन के आया तो सबसे पहली मेरी फैक्ट्रियों से ये लड़ाई रहेगी कि आप 30 से 40% युवा हमारे स्थानीय रखोगे तभी आपकी फैक्ट्री हम सतना में चलने देंगे, अन्यथा फिर तो अनशन भी होगा और जो हो सकता है वो होगा। लेकिन हमारे यहाँ के युवाओं को फैक्ट्री को सर्वप्रथम रोजगार देना होगा। दूसरी बात, अगर मैं ध्यान दूंगा तो शिक्षा के साइड ध्यान दूंगा। आज आप देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। हम लोग एक यहाँ चिकनी पट्टी होती है, वहाँ क्रिकेट खेलने जाया करते थे बचपन में। जो हालत हम लोगों ने सरकारी स्कूल की उस समय देखी है, आज भी उसी हालत में है। आज भी सरकारी स्कूल की हालतें और बेहद होती जा रही। अगर पानी बरस जाए तेज तो कभी कभी लगता है कि गिर ना पड़े, बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। आज आप देखिए सरकारी स्कूल में मास्टर तक नहीं रहते पढ़ाई के लिए। तो दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले। तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी मेडिकल, जो कि आज आप सरकारी अस्पताल की स्थिति देखिए। आज आप सरकारी अस्पताल जाइए तो एक बेड में आपको 2-2 लोग भर्ती हुए दिख जाएंगे, उससे बेड में कम जमीन में ज़्यादा लोग भर्ती दिखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी से कि आपने मेडिकल कॉलेज खुलाया, बहुत अच्छा, हमारे युवाओं का इसमें हो सकता है उनकी कृपा रहे तो अगर कुछ हुआ तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे मेडिकल कॉलेज के बाद हॉस्पिटल का पैसा आया वो आखिर कहाँ गया? अगर वो खुलता तो आप सोचिए हमारे यहाँ के लोगों के लिए कितनी सुविधा हो जाती। जी, आज आप सरकारी हॉस्पिटल की अगर स्थिति देख लें तो वहाँ एक स्वस्थ आदमी अगर किसी मरीज को देखने जाता है और वो जब देख कर आता है तो आधा बीमार तो वो खुद हो जाता है। अब यही सब है कि मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, एक मेडिकल के लिए रहेगी, शिक्षा के लिए रहेगी, हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनके लिए रहेगी, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए रहेगी। तो ये थे रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा। देखिए इनकी बातों में बड़ी धैर्य और गंभीरता है और वो बातें वो कर रहे हैं जो उनने भोगा है, जो उनने लोगों के साथ देखा है, लोगों की समस्याएं इतने नज़दीक से देखी है, लोगों को समझा है, लोगों को बुरे वक्त पे साथ भी दिया है। और राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली, उनके बाबा से, उनके पिताजी से मिली, लेकिन ये जनसेवा का जो जज्बा है वो भी उनको इसी कुल से ही मिला। हमारा शहर हमारा नेता में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होंगे हाजिर, तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।